हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयूष सर फिजिक्स। आज हमको देखना है कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन अवेलेबल है और इसमें हम चार्ज पार्टिकल्स को पुट करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमने फाइंड आउट किया था एफ इज इक्वल टू क्यू ई बी। बट ये चार्ज पार्टिकल्स आप एक वी वेलोसिटी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप पुट करते हो तो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और आपका इक्वेशन है ना एफ इज इक्वल टू क्यू ई बी साइन थीटा, तो इसमें थीटा की वैल्यू आप जीरो पुट कीजिए तो साइन जीरो इज इक्वल टू आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी जीरो। देन पर आपको ऐसा स्टडी करना है कि कोई आपको एंगल में से यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन अवेलेबल है, आपको कोई एंगल से कोई चार्ज पार्टिकल्स को मीन्स के एंटर करवाना है। कोई एंगल से आपको चार्ज पार्टिकल्स एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन में आपको एंटर करवाना है और आपको देखना है कि वो चार्ज पार्टिकल कैसी मोशन करता है। ठीक है, तो वो फिनोमिना अभी आप देखने वाले हो। ओके, तो इससे पहले हम स्टडी कर लेते कि भाई हमने कौन कौन से इक्वेशन अभी तक हमने स्टडी किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है कि भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल्स का, तो आप इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में क्या होती है, अमाउंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अ फ्लो इज अ पर यूनिट टाइम इट इज नॉन एज द करंट। ठीक है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स करंट भी बोल सकते हो और मूविंग चार्ज पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। ओके, तो वो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो अपनी अराउंड में क्या बना लेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बना लेगा। तो वो इफेक्ट बनाया है तो वो इफेक्ट किसकी वैल्यू पे मिसके वो किसको अफेक्ट करेगा, मिस्टेक दूसरा मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आपने वो ऐसा स्टडी किया कि भाई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को भेजते हो तो इसमें कोई फोर्स लगता है, वो फोर्स आएगा एफ इज इक्वल टू क्यू बी। वो फोर्स लगने से वो क्या करेगा भाई, एक्सेलरेशन होगा, डिएक्सेलरेशन होगा कि डायरेक्शन चेंज होगी। तो आपने देखा डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही थी और एक रिवोल्यूशन वो करने लगेगा। अगर वो रिवोल्यूशन करता है तो भाई सेंटर में उसका फोर्स लगने वाला है सेंटीमीटर फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो आपने एक इक्वेशन बना लिया था एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी। और ए इक्वेशन में से आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आपने फाइंड आउट की कि भाई ये मूविंग चार्ज पार्टिकल जो रिवोल्यूशन करती है तो उसकी रेडियस कितनी है, उसका टाइम पीरियड कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, वो सारी की सारी फिनोमिना आपने सभी एक फिजिकल क्वांटिटी आपने डिराइव की थी। ओके, देन आफ्टर आपने ऐसा एक दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट किया था लॉरेंस फोर्स का। तो व्हाट इज द लॉरेंस फोर्स? आपका जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल से एक मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट बनाता है और इसमें चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट बनाता है। तो आपका लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा, एफ एल इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एफ एम मिस्टर इलेक्ट्रिकल फोर्स। देन आपका मैग्नेटिक फोर्स का आपको एडिशन कर देना है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का इक्वेशन क्या आती है, क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन आपने क्या स्टडी किया, क्यू बी बी आपने स्टडी किया चलाया। बट क्यू बी साइन थीटा होती है, इसमें आपका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तब भी आपका फोर्स मैक्सिमम लग सकता है। ऐसा जरूरी नहीं 90 डिग्री होना चाहिए बट कोई एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई एंगल नहीं होगा और जीरो एंगल या 180 एंगल होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, तो आपको इसमें कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, ओके, तो इसलिए आपको कोई एंगल बनाना चाहिए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल होना चाहिए। और ये फोर्स की क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो एफ इज इक्वल टू क्यू बी से। ओके, तो क्यू बी क्रॉस बी, इसमें से आपने क्यू को सब्जेक्ट कॉमन ले लिया तो क्यू इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा ई क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये हमारा लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन मिल गया। ओके, तो लॉरेंस फोर्स की आप डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे आप एफ इज इक्वल टू क्यू बी फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में आपको क्या याद रखनी है कि भाई ये आपका जो थंब है वो इसके फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करती है और आपके फर्स्ट फिंगर है वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपको क्या याद रखनी है, एफ एम, आपको क्या याद रखना है, एफ एम याद रखने देना है। ठीक है, कि वो जो डायरेक्शन आएगी वो इलेक्ट्रिक करंट की भी डायरेक्शन हो सकती है और वेलोसिटी की भी डायरेक्शन हो सकती है। देन आपने आपने दूसरा क्या स्टडी किया था, एक करंट कैरिंग एलिमेंट आपने ले लिया था ऐसा। ओके, उसको बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर दिया था और इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स कौन सा ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा। वो चार्ज पार्टिकल क्यू वेलोसिटी वी वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल करती है तो उसकी अराउंड एक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आपका कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में ही पुट किया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे देखिए एक तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल है, वो भी उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट हो गई, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टू कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ प्रोड्यूस द फोर्स। दिस फोर्स, ये जो फोर्स फाइंड आउट करेगा वो कौन सा फोर्स होगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, वो भी आपने डिराइव किया था। ठीक है, ओके, देन आपने एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज के सभी सारे फिनोमिना आपने स्टडी किए थे।
कि पहले तो आपने क्या स्टडी किया था कि भाई यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवेलेबल है, इसमें आपने एक चार्ज पार्टिकल्स को पुट किया तो वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन करने लगेगा। बट आपने देखा कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चार्ज पार्टिकल्स को पुट करते हो वो एक्सेलरेशन नहीं करता है, वो क्या करता है, एक रिवॉल्यूशन करता है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करके एक रिवॉल्यूशन करता है, बट उसका एक्सेलरेशन क्या आता है, जीरो आता है। ओके, तो एक्सेलरेशन जीरो आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इज रिमेन कांस्टेंट। बट वो चार्ज पार्टिकल्स को अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हो तो उसका एक्सेलरेशन होता है और उसकी वेलोसिटी चेंज आती है, ठीक है। ओके, तो उसकी वेलोसिटी, और आपने ऐसा भी स्टडी किया था कि भाई जितना था डिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा, मीन्स के आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन जितना इंक्रीज होगा इतना आपका डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा आएगा, और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आने से उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपने ऐसा भी स्टडी किया था कि भाई आप चार्ज पार्टिकल्स को अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आप भेज रहे हो तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा और उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वापस वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। और देन आफ्टर आपने दूसरा भी इक्वेशन निकाला था कि भाई अगर आप चार्ज पार्टिकल्स को कोई एंगल में एंटर करवा रहे हो, कोई एंगल के साथ आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एंटर करवा रहे हैं तो उसका टू कंपोनेंट मिलता है, यू साइन थीटा एंड यू कोस थीटा, ठीक है। तो यू कोस थीटा जो एलिमेंट है अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रही है तो उसके कारण उस पर फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू और ए एक्सेलरेशन करेगा। बट यू साइन थीटा इट इज नॉट अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो यू साइन थीटा आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, तो उसकी रिस्पेक्ट में भी आपने वेलोसिटी निकाली थी। ओके, वो सारी फिनोमिना आपने देखी थी। तो अभी आपको देखना है कि भाई ऐसा ही फिनोमिना आपको स्टडी करना है, बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमिना आपको फाइंड आउट करना है। अभी तक आपने जो देखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में आपने देखा था, बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अभी आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कंसीडर करनी है और एक चार्ज पार्टिकल्स को एक एंगल बना के एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको पुट करना है। आप एंगल बना के मीन्स के आप एंगल के साथ उसके एंटर करवा रहे हो तो उसके पास वेलोसिटी तो अवेलेबल है, बट वेलोसिटी का टू कंपोनेंट फाइंड आउट होगा। कैसे टू कंपोनेंट, देखिए कि भाई आप एंटर करवाते हो ऐसे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे सभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल है, आपने ऐसे इसको एंटर करवाया, ठीक है। ये जो ब्लू पेन है, ब्लू पेन आपकी इंडिकेट करती है वेलोसिटी ऑफ दी मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की रिस्पेक्ट में जो एंगल बना रही है वो एंगल बना रही है थीटा एंगल, तो ए वाला एलिमेंट कौन सा बनेगा, ये एलिमेंट बनता है यू कोस थीटा, ठीक है। ओके, तो यू कोस थीटा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दोनों की सेम आ रही है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू बी फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा आपका इक्वेशन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो दैट थीटा इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो यहाँ पे यू कोस थीटा की रिस्पेक्ट में कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। तो दूसरा एलिमेंट कैसे बनेगा भाई, ऐसे बनेगा यू साइन थीटा एलिमेंट। तो देखिए यू साइन थीटा एलिमेंट ऐसा बनता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी यही डायरेक्शन में है, तो मीन्स के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन रही है 90 डिग्री, तो एंगल बन रही है 90 डिग्री, सो दैट साइन 19 इज अ मैक्सिमम, उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो पार्टिकल क्या करती है, पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन मोशन करने लगती है, ठीक है। पार्टिकल क्या करने लगती है, रिवॉल्यूशन मोशन करने लगती है, वो उसकी डायरेक्शन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से, ठीक है। ओके, तो वो पॉइंट इसके यू साइन थीटा एलिमेंट से यू साइन थीटा एलिमेंट की रिस्पेक्ट में वो क्या करेगी, रिवॉल्यूशन करेगी, तो यू कोस थीटा की रिस्पेक्ट में क्या करेगी, यू कोस थीटा की वैल्यू क्या रह सकती है, इसके कांस्टेंट, बट उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। ये जो हमारा यू कोस थीटा एलिमेंट है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, बट उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो यू कोस थीटा की डायरेक्शन में भी एक तो इसके वेलोसिटी तो अवेलेबल है, तो ए वेलोसिटी से वो क्या करेगी भाई, आगे बढ़ेगी, और ए वेलोसिटी से वो क्या करेगी, रिवॉल्यूशन करेगी, तो वो कौन सा पाथ क्रिएट करेगी वो आपको अभी देखना है। वो पाथ क्रिएट करती है हेलिक्स जैसा पाथ, कैसा पाथ, हेलिक्स, मीन्स के ऐसा कंटिन्यूसली रोटेशन करके आगे चली जाएगी। वो आगे चलने के लिए किस एलिमेंट का रिस्पेक्ट में वो आगे चलेगी, यू कोस थीटा की रिस्पेक्ट में। वो टर्निंग किसकी रिस्पेक्ट में वो कर देगी, यू साइन थीटा की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यू साइन थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसका फोर्स लगेगा मीन्स के एफ इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे यू कोस थीटा अवेलेबल है, ठीक है। ओके, तो यू कोस थीटा से इसमें वो टर्निंग करेगा और यू साइन थीटा से वो टर्निंग करेगा और यू कोस थीटा से वो आगे चला जाएगा, तो एक हेलिकल पाथ जैसा उसका बिहेव होगा। ओके, देन आफ्टर हमको उसकी पिच की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, तो यहाँ पे थीटा एंगल क्या बनेगा, वी और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो थीटा एंगल होता है, दिस थीटा एंगल इज जीरो एंगल। तो यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू हो जाती है जीरो, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा, ख्याल आया। ओके, तो यहाँ पे फोर्स जीरो लगा तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगी, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सीधा ही चला जाएगा,
ख्याल आया। अगर वो चार्ज पार्टिकल्स पे मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट होता तो वो क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन में रोटेशन करने लगता, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो तो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हुई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो इफेक्ट, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, देन आफ्टर आपको दूसरा क्या स्टडी करना है कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल है, बट इसमें आप चार्ज पार्टिकल्स को कोई एंगल बना के आप उसमें एंटर करवा रहे हो। जैसे कि आपने एक आगे स्टडी किया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा था कि भाई आप एंगल के साथ उसको एंटर करवाते हो तो उसका एक्सेलरेशन होता था, अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो जाएगा और उसका एक्सेलरेशन होगा। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जब वो मैग्नेटिक फोर्स लगती है ना तब वो एक्सेलरेशन नहीं करवाती है, बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब मैग्नेटिक फोर्स लगता है तब। और जब इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है तब उसका एक्सेलरेशन डेफिनेटली होता है। ओके, बट यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने कंसिडर की हुई है। ओके, देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, मैं ये थोड़ी लंबी में बना देता हूँ ऐसे। ओके, देन आफ्टर मैंने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स को कोई एक एंगल बना के ऐसे मैंने एंटर करवाया। यही डायरेक्शन है हमारी यू, मीन्स के वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स भी अवेलेबल है। और चार्ज पार्टिकल को यू वेलोसिटी के साथ ये एंगल बना के मैंने यहाँ पे एंटर करवाया। एक एंगल कितना बनता है, थीटा एंगल। तो आप देखिए कि भाई ये जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसका रिजोल्विंग वेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपने फाइंड आउट किया था 11th में। ओके, तो यहाँ पे थीटा एंगल बनती है, तो ए वाला एलिमेंट आपका बनता है यू कोस थीटा। आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यू कोस थीटा। देन आफ्टर ए परपेंडिकुलर आप एलिमेंट बनाइए, वो आपका एलिमेंट होगा यू साइन थीटा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दोनों वेक्टर आपने बना दिया, यू कोस थीटा एंड यू साइन थीटा। और देन आफ्टर यू कोस थीटा और यू साइन थीटा के बारे में आप स्टडी कीजिए कि भाई ये जो यू साइन थीटा है वो यू साइन थीटा एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था ए बी क्यू आपके कहाँ पे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहा था। और यहाँ पे भी क्यू यू कोस थीटा की वेलोसिटी से, यू कोस थीटा जितनी वेलोसिटी से ए बी की डायरेक्शन में जा रही है। ओके, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स आप एंगल में आप थ्रू करवा रहे हो, इसमें दोनों इफेक्ट आएगी। कौन कौन सी दोनों इफेक्ट पे, यू कोस थीटा भी उसकी इफेक्ट आएगी और यू साइन थीटा भी इफेक्ट आएगी। ओके, बट यू कोस थीटा एलिमेंट मीन्स के अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा एंगल 0 हो जाएगा। तो उसकी रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला है। कौन सी रिस्पेक्ट में, यू कोस थीटा की रिस्पेक्ट में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो आपका चार्ज पार्टिकल मीन्स के रोटेशन मोशन नहीं करेगा। बट कौन सा एलिमेंट की रिस्पेक्ट में, यू कोस थीटा की रिस्पेक्ट में। और दूसरा देखिए यू साइन थीटा, भाई ए यू साइन थीटा अपर की डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स के वाई एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्स एक्सिस में, तो उसकी भी इसका एंगल मीन्स का 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो यू साइन थीटा भी मीन्स के जो वेलोसिटी है वो भी वेलोसिटी एक चार्ज पार्टिकल्स पे है, और यहाँ पर यू कोस थीटा वेलोसिटी भी एक चार्ज पार्टिकल पे है। एक ही चार्ज पार्टिकल पे दोनों का इफेक्ट है, यू साइन थीटा का भी इफेक्ट, देन पर यू कोस थीटा का भी इफेक्ट। और यू कोस थीटा के बारे में आपने देखा कि भाई यू कोस थीटा का वेलोसिटी से यहाँ पे कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ओके, बट यू साइन थीटा इज अ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द प्रोड्यूस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, और वो मैग्नेटिक फोर्स लगने से वो क्या करने लगेगा भाई, रोटेशन मोशन करने लगेगा, एक इसके रिवोल्यूशन करने लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल यू कोस थीटा के रिस्पेक्ट में एक रिवोल्यूशन करती है। बट यू साइन थीटा फैक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नो, यू कोस थीटा फैक्टर आपका 0 नहीं होगा, बट उसका फोर्स का इफेक्ट 0 होता है, उसका फोर्स का इफेक्ट 0 होता है। बट यू कोस थीटा तो यही डायरेक्शन में लगती है। यू कोस थीटा क्या है, यू कोस थीटा एक वेलोसिटी है, ये यही डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। तो वो चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगी, वो यही डायरेक्शन में ले जाएगी, राइट हैंड डायरेक्शन में वो ले जाएगी। बट यहाँ पे यू साइन थीटा क्या करेगी, उसको रोटेशन मोशन करेगी। तो यहाँ पे आपका पाथ कैसा फाइन होगा, एक हेलिक्स जैसा पाथ आपका फाइन आउट होगा कि भाई यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ऐसे रोटेशन हो करके ये आगे चली जाती है ऐसे, ठीक है। ये जो पाथ फाइंड आउट होगा ये आपका हेलिकल पाथ फाइंड आउट होगा। ओके, मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट में लिख देता हूँ कि भाई ड्यू टू यू कोस थीटा, ड्यू टू यू कोस थीटा नो फोर्स कीप ड्रिफ्टिंग along यू कोस थीटा बी, बराबर। ये यहाँ पे यू कोस थीटा से क्या होगा, ओनली फॉर ड्रिफ्ट होगी अलोंग टू बी। देन आफ्टर ड्यू टू यू साइन थीटा एट राइट एंगल
right angle to magnetic field B, hence it will the turns, तो वो क्या करेगी, टर्न करेगी, hence it will turn. Okay, the magnetic force only normal to velocity, it can only change डायरेक्शन. मैग्नेटिक फोर्स से क्या होती है, ओनली फॉर डायरेक्शन ही चेंज होती है, और इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है बट उसका एक्सेलरेशन होता है, और मैग्नेटिक फोर्स से उसका एक्सेलरेशन नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई मैग्नेटिक फोर्स ओनली द नॉर्मल टू वेलोसिटी, वो एक नॉर्मल टू वेलोसिटी लगती है, इट कैन ओनली द चेंज द डायरेक्शन, ओनली फॉर उसकी डायरेक्शन चेंज करती है, एंड देन आफ्टर कैन नॉट एक्सेलरेशन, तो उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होता. ठीक है, इट कैन नॉट एक्सेलरेशन, कॉम्बिनेशन गिव्स हेलिकल मोशन. इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके, ये यू कोस्टा और यू साइन थीटा का कॉम्बिनेशन होके, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक हेलिकल मोशन वो एक्सपीरियंस करती है. वो हेलिकल मोशन कैसी आती है, देखिए कि भाई ये चार्ज पार्टिकल्स ए यू साइन थीटा की रिस्पेक्ट में वो क्या करेगी, टर्न करेगी, और यू कोस थीटा के रिस्पेक्ट में वो आगे चली जाएगी. तो यहाँ से एक ऐसा टर्न करती है वो, यहाँ पर यहाँ से एक ऐसे आगे भी चली जाती है. ठीक है, ओके, तो उसकी फिनोमिना कोई ऐसी आएगी, ऐसे वो आगे चली जाती है, आगे चले जाती है. ठीक है, ओके. तो आप देखिए कि भाई हमको दूसरा भी क्या फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो रिवोल्यूशन करती है तो उसकी रेडियस कितनी होती है. आपने आगे रेडियस के बारे में आपने स्टडी किया हुआ, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई कोई भी पार्टिकल एक रिवोल्यूशन करती है तो उसकी सेंटर में एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, mv²/r. वो सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे इफेक्ट कौन सा है कि भाई एक मैग्नेटिक फोर्स है, वो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाती है. तो मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन क्या यहाँ पे होगा, QEB होगा, QB sin थीटा होगा. ठीक है, तो QB sin थीटा mv²/r. तो वहाँ से आप r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. देन आफ्टर आपको दूसरा फाइंड आउट करना कि भाई ये चार्ज पार्टिकल्स एक टर्न कितने टाइम में वो कंप्लीट कर देती है. वो हमको दूसरा क्या फाइंड आउट करना, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. देन आफ्टर एंगुलर वेलोसिटी भी हमको निकालनी है, देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, और दूसरा हमको यहाँ पे एक पीच वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पीच का मीनिंग क्या होता है, देखिए कि भाई आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो एक टर्न करती है और दूसरी टर्न यहाँ पे आ जाती है, तो उसकी बीच का जो डिस्टेंस होगा हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक पिच बोल सकते हैं. ठीक है, तो पिच का क्या मीनिंग होता है, तो आपको एक स्क्रू में आपने देखा कि भाई स्क्रू का शेप में इसके बहुत सारे उसमें थ्रेड होती है, तो दोनों थ्रेड की बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसको क्या बोल सकते हैं, पिच बोल सकते हैं. ठीक है, तो डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो द डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. बट ये पिच फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सी वेलोसिटी का यूज़ करेंगे, यू साइन थीटा कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं या यू कोस थीटा. देखिए ये डिस्टेंस कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आपका कंपोनेंट कौन सा, यू कोस थीटा है, तो आप यहाँ पे यू कोस थीटा का आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेडियस. ओके, तो रेडियस का इक्वेशन मैंने आगे निकाला था, इसलिए मैं यहाँ पे वापस नहीं निकालता हूँ, मैं ऐसे ही डायरेक्ट में लिख देता हूँ, और आपको भी डायरेक्ट ही इसके यूज़ करना है एक न्यूमेरिकल में. R इज इक्वल टू mv/qb उसका इक्वेशन आता है, बट मैं आपको बता देता हूँ ये इक्वेशन आपने कैसे फाइंड आउट किया. mv²/r इज इक्वल टू QEB से आपने R का इक्वेशन आपने फाइंड आउट किया. ठीक है, ओके. बट यहाँ पे आप क्या v लिख सकते हो क्या ना, आप यहाँ पे v नहीं लिख सकते हो. यू इसके रेडियस कैसे फाइंड हो रही, कौन सा कंपोनेंट से फाइंड आउट हुई है, यू साइन थीटा या यू कोस थीटा से, यू साइन थीटा से, क्योंकि यू साइन थीटा एलिमेंट इज अ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस एक्सपीरियंस द फोर्स F इज इक्वल टू QEB, सो दैट चार्ज पार्टिकल्स इज अ टर्निंग मोशन. ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल्स में इसका टर्निंग मोशन करती है, वो यू साइन थीटा के रिस्पेक्ट में वो करती है. तो यहाँ पे आपको ओनली फॉर v लिखना है क्या, आप v नहीं लिख सकते हो, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू साइन थीटा लिखना पड़ेगा. ठीक है, ओके. तो R इज इक्वल टू आपका इक्वेशन होगा mu साइन थीटा अपॉन QB. ओके, तो ऐसे आपको यहाँ पे R फाइंड आउट होगा. ओके, देन आफ्टर आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालनी है. तो एंगुलर वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे कि पहले तो आपको इसके ओमेगा के इक्वेशन आपको याद रखनी है कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू मैंने आगे निकाला था इसलिए मैं वापस नहीं निकालता हूँ, QB/m उसकी इक्वेशन आती है. देन आफ्टर टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या आती है, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2πm/QB आती है.
ठीक है। टाइम पीरियड का मीनिंग क्या होता है वो तो आपको अभी मालूम है कि भाई आपका चार्ज पार्टिकल वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेती है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। देन आफ्टर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग होता है कि भाई 1 सेकेंड में वो कितना नंबर ऑफ रोटेशन करती है, क्या है 1 सेकेंड में वो कितना नंबर ऑफ रोटेशन करती है, उसको हम बोल सकते हैं भाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। सो दैट एफ इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू QB/2πm। ओके, और लास्ट में हमको फाइंड आउट करना है पिच ऑफ हेलिकल। ओके, तो पिच ऑफ द हेलिक्स की हमको एक पिच फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे पिच फाइंड आउट कर लेते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स। तो पिच ऑफ हेलिक्स मीन्स के डिस्टेंस ही हुआ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे u cos थीटा, क्योंकि u cos थीटा से आपको डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि u cos थीटा इज हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, ठीक है। तो u cos थीटा इंटू हम क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड t। ये इक्वेशन कहाँ से कैसे आया, देखिए मैं यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ कि भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, बट यहाँ पे आप वेलोसिटी कौन सी कंसीडर करेंगे, u cos थीटा की वेलोसिटी आप कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके, देन आपने टाइम पीरियड की आपको एक वैल्यू पुट कर देनी है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आई, 2πm/QB, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, u cos थीटा आप लिख सकते हो। तो ये आपका फाइंड आउट हुआ पिच। ओके, तो u cos थीटा एक कौन सा एलिमेंट है, u cos थीटा इज अ पैरेलल एलिमेंट, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल एलिमेंट है। और u sin थीटा कैसा एलिमेंट है, u sin थीटा इज अ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आप एनसीईआरटी में एक दूसरी साइन भी आपने यूज की है, तो मैं दूसरी साइन वाला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2π/QB इज इक्वल टू u पैरेलल। उसका हम क्या रीड कर सकते हैं, u पैरेलल, और परपेंडिकुलर आपको रीड करना है, उसको हम रीड कर सकते हैं u पैरेलल। u पैरेलल का क्या मीनिंग होता है, u cos थीटा होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर हम क्या रीड कर सकते हैं, u यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर, ऐसा भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, u sin थीटा के बदले आप म्यू टी भी आप लिख सकते हो, म्यू परपेंडिकुलर आप लिख सकते हो, सॉरी म्यू परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपको यहाँ पे पीस की वैल्यू फाइंड आउट हुई। चला है पीस मीस के क्या होता है, आपके जो स्क्रू में आपने देखे बहुत सारे थ्रेड होते हो, तो दो थ्रेड की बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, हम उसको क्या बोल सकते हैं, पीस। तो यहाँ पे आपने पीस कैसे निकाल दिया कि भाई ये जो आपका इलेक्ट्रॉन या कोई एक पॉजिट्रॉन है वो कंटिन्यूसली रिवोल्यूशन करती है, तो वन रिवोल्यूशन करेगी और दूसरा रिवोल्यूशन करेगी, तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस इतना उसने ट्रैवल कर लिया, तो वो डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, पीस मानेंगे, ठीक है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको स्टडी करना है वेलोसिटी फिल्टर सर्किट। तो वेलोसिटी फिल्टर का क्या मीनिंग होता है, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है वेलोसिटी सिलेक्टर, तो वही आपका वेलोसिटी फिल्टर है। फिल्टर का बेसिक मीनिंग क्या होता है, आपके घर में भी आप वाटर फिल्टर आप यूज़ कर रहे हो, तो वाटर फिल्टर क्या मीन्स के उसका फंक्शन क्या होता है, एक वाटर का मोलिक्यूल्स को वो सेपरेट बना देती है, ठीक है। ओके, तो वैसे आपको यहाँ पे क्या सेपरेट करना है, एक वेलोसिटी को आपको सेपरेट करना है। वेलोसिटी को सेपरेट क्यों करना है, क्योंकि आप एक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हो, और न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट स्टडी करने के लिए आपके पास कोई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, उसकी कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, कोई एक फिक्स वेलोसिटी होनी चाहिए। जैसे कि आप न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हो और आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई 1000 वेलोसिटी वाला कोई चार्ज पार्टिकल्स आए, तो 1000 वाला वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल्स आपको हीट करवाना है, कंटिन्यूसली आपको हीट करवाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी होना चाहिए, ठीक है, एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी होना चाहिए, और देन आफ्टर उसकी वेलोसिटी ओनली फॉर 1000 ही होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को सेपरेट करना पड़ेगा। आप कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए कि भाई आपके पास एक सोर्स अवेलेबल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो आपको मालूम है कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कंटिन्यूसली एक अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होती है, देन आपको एक बीटा पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होती है। तो अल्फा पार्टिकल हम किसको बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल मीन्स के हीलियम। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को इमिट करती है, और बीटा पार्टिकल एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इमिट करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो एक कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को इमिट करती है, मीन्स के एक अल्फा पार्टिकल को वो इमिट करती है। बट वो जो सभी सारे जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं वो सभी की वेलोसिटी सेम जैसी नहीं है, सभी अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी सेम नहीं है, मीन्स के एनर्जी सभी की क्या है, डिफरेंट है, तो सभी के पास एनर्जी डिफरेंट होती है। तो हमारे एक काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है 1/mv²। तो सभी की वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि मास की वैल्यू तो सभी की सेम ही होती है अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, बट उसकी वेलोसिटी चेंज करने से उसकी एनर्जी भी चेंज होती है। तो सभी की यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट है, बट हमको कौन सी वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल चाहिए, 1000 वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल हमको चाहिए। ये फॉर में एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ 1000, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो ऐसा आपको यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल आपको चाहिए। ओके, तो चार्ज पार्टिकल के पास एक मास भी होता है और उसके पास
एक वेलोसिटी अवेलेबल है तो आपको एक परफेक्ट मोमेंटम वाली क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। परफेक्ट आपके पास एक मोमेंटम वाली क्वांटिटी, व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी होती है इक्वेशन, वो आपको मालूम है, ठीक है। ओके, तो परफेक्ट मोमेंटम वाली आपको एक क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है और क्वांटिटी को आपको एक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट में आपको हिट करवानी है, तब भी आप उसको न्यूक्लियस को आप क्या कर सकते हो, ब्रोक कर सकते हो, ठीक है। आपके पास एटम्स अवेलेबल है तो एटम को ब्रोक करने के लिए एक हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल आपको चाहिए। वो हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल एक फिक्स वेलोसिटी का होना चाहिए, ठीक है। एक इसके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का फाइंड आउट करने के लिए आप एक वेलोसिटी फिल्टर सर्किट का आप यूज़ करते हो। ओके, इसके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म आप यूज़ करेंगे। देखिए कि भाई यहाँ पे आपके पास एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसके एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें से कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल इमिट हो रही है। ओके, और जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक दोनों प्लेट, एक हमारी है पॉजिटिव प्लेट और दूसरी हमारे पास नेगेटिव प्लेट। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव यही डायरेक्शन में जाती है। अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है तो वो कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव की तरफ हो जाएगी, वो ऐसी यहाँ पे ट्रैवल करेगी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसा लगाया कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट से वो चार्ज पार्टिकल्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट से वो कहाँ पे चले गए थे, अपवर्ड डायरेक्शन में चले गए थे, और मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट से वो क्या आना चाहिए, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में आना चाहिए। ऐसे आपको मैग्नेटिक फील्ड को आपको सेट करनी है कि भाई आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल्स एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, ठीक है। ओके, उसका फिनोमिना में आपको एक लिख के ही आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको लिख के इसके ड्रॉ करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अल्फा पार्टिकल क्या होती है, एक पॉजिट्रॉन होती है, ठीक है, और बीटा पार्टिकल क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन होती है। ओके, तो यहाँ से आप एक अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करवाते हो। ओके, देन आफ्टर ये अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पे एक ऐसे स्ट्राइक होके उस पर कोई फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, जब वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आएगा तो उसमें फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू जितना। तो F इज इक्वल टू क्यू जितना वो फोर्स लगती है, वो अलॉन्ग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो जाना चाहती है। तो अलॉन्ग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है कि भाई अपवर्ड की डायरेक्शन में है, तो वो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से ऐसे बैन होके एक अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसे ख्याल आया आपको, क्यों उसने बैन कर लिया, क्योंकि वहाँ पे उसमें फोर्स लगा F इज इक्वल टू क्यू जितना। आपने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये से दोनों प्लेट लगा के, ठीक है। ओके, तो ये चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट डायरेक्शन में से जाने से बदले यहाँ से इसे बैन हो गया। ओके, और उसकी स्ट्रेट डायरेक्शन कैसे आती है, ऐसी आती थी। तो आप ये डिस्टेंस भी आप ट्रेजेक्टरी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा डिस्टेंस निकालने का न्यूमेरिकल भी आपके आएंगे, तब हम देखेंगे, यहाँ पे अभी हम नहीं देखते। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई आप एज्यूम कीजिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं दे रखी है, बट आपको क्या दे रखी है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन्स के मैं यहाँ पे उसकी डायरेक्शन में इंडिकेट कर देता हूँ, आउटवर्ड डायरेक्शन। ये पॉइंट क्या इंडिकेट करती है कि भाई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक आउटवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे एक डॉट मैंने इंडिकेट कर दिया ऐसे। ओके, देखिए ये अल्फा पार्टिकल्स में से पॉजिट्रॉन आती है और उसकी वेलोसिटी यही होती है, ये डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे इनसाइड है। तो आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लॉ का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे, इनसाइड, मीन्स के सॉरी आउटसाइड है, और देन यहाँ पर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो उस पर फोर्स लगेगा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उस पर फोर्स कैसा लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो वो आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ से स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने से बदले यहाँ से ऐसे टर्न होगा, ठीक है। ओके, आपने देखा यहाँ पे दोनों फिनोमिना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तब वो अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड होती है तब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के ऐसी मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने कंसिडर की अपवर्ड डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में मुझे पार्टिकल जाना चाहिएगा, ठीक है। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड से आपका पार्टिकल मीन्स के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो अभी आपको मालूम पड़ा कि भाई आपके यहाँ पे दोनों रीजन अवेलेबल है। अगर यहाँ पे एक वेलोसिटी पार्टिकल आती है अल्फा पार्टिकल, तो वो अल्फा पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी के इमिट होते हैं, बट आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का आपको यहाँ पे फिल्टर करना है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का आपको यहाँ पे सेपरेशन करना है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पे कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू जितना फोर्स लगता है। देन आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगता है QVB जितना लगता है, ठीक है।
ओके, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का इफेक्ट है वो चार्ज पार्टिकल कहाँ पे जाती है, अपर डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट से वो चार्ज पार्टिकल कहाँ पे जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल्स आती है और यहाँ पे जो रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो वो चार्ज पार्टिकल्स अपर डायरेक्शन में चले जाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो वो चार्ज पार्टिकल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, ओके, मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि भाई यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स आपका इमिट होती है वो अल्फा पार्टिकल्स की सभी की क्या होती है कि भाई वेलोसिटी डिफरेंट होती है, सभी की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। और यहाँ से जो स्ट्रेट डायरेक्शन में चला जाता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो स्ट्रेट डायरेक्शन में चला जाता है उसकी वेलोसिटी कितनी है, हमने मान लिया कि भाई सपोज के v वेलोसिटी उसकी अवेलेबल है कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में चला गया, तो उस पर ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स नहीं लगा और मैग्नेटिक फोर्स का भी फोर्स नहीं लगा, ऐसा आप नहीं सोच सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर मीन्स के दोनों का फोर्स एक सेम लगा रहा होगा। जब दोनों का फोर्स सेम आता है, जब दोनों का फोर्स सेम लगता है तो वो पार्टिकल कहाँ पे चले जाते हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में चले जाते हैं। आप देखिए पर इलेक्ट्रिकल का फोर्स लगा सपोज के 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन लगने से वो कहाँ पे चला गया, मीन्स के अपर डायरेक्शन में चला गया। देन अपना मैग्नेटिक फोर्स का भी इफेक्ट लगता है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन अपर डायरेक्शन में चला जाता है और 5 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, तो 5 और -5 = 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0, तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो यहाँ से जैसे अल्फा पार्टिकल स्टार्ट किए यही डायरेक्शन में वो चला गया, ख्याल आया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई दोनों फोर्स यहाँ पे बैलेंस हो गए। जब दोनों फोर्स बैलेंस हो जाती है तब आपका अल्फा पार्टिकल एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चला जाता है। अगर आपका मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा है तो वो अल्फा पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा है तो वो अल्फा पार्टिकल अपर डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दूंगा कि भाई कंडीशन फॉर द अल्फा पार्टिकल टू मूव स्ट्रेट लाइन, कंडीशन फॉर particle to move straight line, वो कौन सी कंडीशन है कि भाई दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज बोथ आर इज सेम, सो दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अ QE and then after magnetic force is a QVB, so that QQ is a cancel। ओके, सो वेलोसिटी V इज इक्वल टू E/B आनी चाहिए, ख्याल है आपको। तो इतनी वेलोसिटी यहाँ पे होगी। ओके, देन आप देखिए कि भाई यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे सभी सारे अल्फा पार्टिकल्स डिफरेंट एनर्जी के प्रोड्यूस होते हैं, और उसके पास जो एनर्जी होती है वो पहले पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में होती है, देन आप वो जैसे इमिट होती है तो एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आप अच्छे से जानते हो, 1/mv²। ठीक है, तो इसमें तो मास एलिमेंट तो भाई कांस्टेंट होता है, बट जैसे एनर्जी उसकी इंक्रीज ऐसे उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। आप मानिए कि भाई यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आपको क्या चाहिए कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, न्यूक्लियर का एक्सपेरिमेंट आप स्टडी कर रहे हो, उसमें आपको एक V वेलोसिटी वाला ही अल्फा पार्टिकल चाहिए। आपको क्या चाहिए, V वेलोसिटी वाला ही अल्फा पार्टिकल चाहिए। ओके, बट यहाँ से जो इमिट होता है वो यहाँ से इमिट होता है वो पार्टिकल V वेलोसिटी के से ज़्यादा वेलोसिटी वाला पे इमिट होता है और कम वेलोसिटी वाला पे इमिट होता है। आप देखिए कि भाई यहाँ से जो इमिट होता है वो ग्रेटर देन V वेलोसिटीज वाला भी इमिट होता है, जिसके उसकी वेलोसिटी V से भी ज़्यादा है। अगर V से ज़्यादा है तो कौन सा फोर्स इफेक्टिव होगा, अगर उसकी वेलोसिटी V से ज़्यादा है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि अपर डायरेक्शन में जाएगा। वो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई किसकी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए उसका इक्वेशन देखिए आप, इलेक्ट्रिकल फोर्स का इक्वेशन होता है QE, मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन होता है QEB। तो कौन सा ऐसा फोर्स है कि जो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक की के वेलोसिटी आप ज़्यादा कर देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी बेसिक क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वो पार्टिकल आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। और दूसरा सोचिए कि भाई यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं वो अपनी वेलोसिटी V से कम है, लेस देन V है। ठीक है, ओके, तो लेस देन V है तब क्या होगा, ख्याल है आपको कि भाई ये जो हमारी जो इसके यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रही है वो लेस देन V है। तो लेस देन V का क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसकी वेलोसिटी कम है। अगर वेलोसिटी कम है तो मैग्नेटिक फोर्स भी कम होगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएगी, तो वो पार्टिकल अपर डायरेक्शन में चला जाएगा। आपको मालूम पड़ा एक वेलोसिटी के टर्म में कि भाई आपकी वेलोसिटी V थी, अगर V वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो वो अल्फा पार्टिकल्स एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, और लेस देन V होगी तो अपर डायरेक्शन में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा। ख्याल आया। ओके, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे चले जाते हैं, तो उसको आपको इसके यहाँ से इमिट नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे क्या लगा दोगे, एक ब्लॉक लगा दोगे। जैसे ही आपने यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया,
कोई एक लीड का ब्लॉक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लीड का ब्लॉक क्या करती है, वो सभी पार्टिकल को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस इज अ लीड ब्लॉक। ओके, तो यहाँ से जो इमिट होता है वो सभी पार्टिकल्स, आपको तो मालूम नहीं हो कि भाई उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर उसकी वेलोसिटी v होगी, अगर उसकी वेलोसिटी v होगी तो उस पर फोर्स, दोनों फोर्स सेम बनेंगे। तो दोनों फोर्स सेम लगेंगे तो उसका नेचर क्या हुआ कि भाई वो स्ट्रेट डायरेक्शन में चला गया। अगर यहाँ पे जो इमिट हुआ उसकी वेलोसिटी v से ज़्यादा हुआ तो वो कहाँ पे चला जाएगा, v से ज़्यादा हुआ तो ये यहाँ पे चला जाएगा नीचे, और यहाँ पे इमिट होके वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट वो बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। और देन आफ्टर अगर उसकी वेलोसिटी लेस देन v आई तो वो अपर की डायरेक्शन में चला जाएगा, और यहाँ पे मिस के क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, आपने यहाँ पे रखा है, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इमिट होगा, और आप अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हो। उसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी फिल्टर। चलाइए आपने यहाँ पे देखिए, आपने फिल्टर कर लिया एक पर्टिकुलर वी वेलोसिटी से। ओके, तो पर्टिकुलर वी वेलोसिटी का फिल्टर करने से लिए आपको ये रेशियो भी याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन बी का रेशियो। अगर आपको यहाँ पे 100 वेलोसिटी वाला पार्टिकल चाहिए तो आपको क्या याद रखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड से 100 टाइम इंक्रीज होनी चाहिए, कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर मीटर कूलम होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड आपकी 1 टेस्ला होनी चाहिए। ये रेशियो आपको याद रखना है। अगर आपको वेलोसिटी यहाँ पे 1000 चाहिए तो आपको क्या याद रखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक मैग्नेटिक फील्ड से 1000 टाइम ज़्यादा रखनी चाहिए। चलिए, तब उसकी वेलोसिटी आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, 1000 वेलोसिटी आपकी मिल सकती है। मालूम पड़ा आपको। ओके, यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिट होती है, और अल्फा पार्टिकल के पास एक मास भी अवेलेबल है और उसके पास एक वेलोसिटी भी अवेलेबल है, तो उसके पास एनर्जी अवेलेबल है। बट हमको यहाँ पे हिट करवाना है एक पर्टिकुलर एनर्जी वाला पार्टिकल। आप ऐसा भी बोल सकते हो, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला पार्टिकल, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पर्टिकुलर मोमेंटम वाला पार्टिकल, ठीक है। आप कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ए वाली सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं, एक फिल्टर सर्किट। हमने यहाँ पे एक ऐसे फिल्टर कर लिया, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको स्टडी करना है मैग्नेटिक बॉटलिंग। ये जो मैग्नेटिक बॉटलिंग है ना, वो आपके कोई सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि भाई आपके यही वीडियो लेक्चर में आपने फर्स्ट थियरी आपने स्टडी की हुई थी कि भाई एक यूनिफॉर्म एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का रीजन अवेलेबल है। इसमें आप मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को कोई एंगल के साथ आप एंटर करवा रहे हो, और आपने देखा कि उसका पाथ कोई हेलिकल पाथ बन रही है, एक हेलिकल पाथ वो कंटिन्यूसली बन रही है। ओके, तो मैग्नेटिक बॉटलिंग हम किसको बोलते हैं, उसका वर्ड कैसा है, देखिए बॉटलिंग। तो बॉटल का यूज़ क्या होता है कि भाई किसी को हमको स्टोरेज करनी है, ठीक है। ओके, तो ये मैग्नेटिक बॉटलिंग इसके मैग्नेटिक बॉटलिंग का क्या मीनिंग होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि भाई आपको एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनानी है। क्या बनाना है, हाइड्रोजन बॉम्ब। ओके, तो हाइड्रोजन एटम का आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूजन करना पड़ेगा। पहले तो आपको फ्यूजन और फ्यूजन्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। फ्यूजन्स का क्या मीनिंग होता है, कोई भी एलिमेंट को ब्रोक करना है तो उसको हम बोलते हैं, वो वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन्स प्रोसेस। देन आपको कोई भी दो एटम को आपको मिक्सचर करना है, कंबाइन करना है, तो वो वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉम्ब बनानी है, तो आपके पास दो हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है, वो दोनों हाइड्रोजन एटम को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो हाइड्रोजन एटम क्या कंबाइन हो सकती है, वो इजीली तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, वो दोनों क्या करेगा, रिपल टू ईच अदर करेगा, ठीक है। और आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, बट आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी तो भी वो एक दूसरे के साथ वो कंबाइन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी थर्मल एनर्जी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्यों थर्मल एनर्जी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको मालूम है कि भाई आपका जो एटम है वो एटम एक वाइब्रेट होता है, एक एटम एक थर्मल एनर्जी की रिस्पेक्ट में वो वाइब्रेशन होती है। हमने क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस हमने कर दिया, 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस हमने कर दिया। तब हमने देखा कि भाई दोनों हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कंबाइन होती है। बट इतना टेम्परेचर का सोर्स हम कहाँ से लाएंगे, कि भाई हमारे घर में जो स्टोव है इसमें से हमारा इतना सोर्स मिलेगा, भाई नहीं मिल सकता। ओनली फॉर 400 या 500 डिग्री सेल्सियस ही मिल सकता है। हमको कितना सोर्स चाहिए, 10⁻⁷ डिग्री सोर्स चाहिए। क्यों आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, देखिए कि भाई आपका हाइड्रोजन का एटम्स, दोनों हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, पे टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो उसका वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, और आप ज़्यादा आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसका और इसका वाइब्रेशन ज़्यादा हो गया। और वन टाइम ऐसा आएगा कि भाई आपने 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कर दिया, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होकर वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉम्ब बन सकता है।
बट इतना टेम्परेचर आप लाएंगे कहाँ से? एक दूसरा बॉम्ब का विस्फोट करवा के। चलाया, यहाँ पे एक दोनों हाइड्रोजन अवेलेबल है और दोनों हाइड्रोजन के बीच में आपको क्या करना है? एक दूसरा एटॉमिक बॉम्ब का आपको विस्फोट करना है। क्योंकि आप एटॉमिक बॉम्ब का विस्फोट करवाएंगे तो इसमें से गामा रे प्रोड्यूस होगी और गामा रे के पास 10⁷ डिग्री मीन्स के टेम्परेचर होती है। ठीक है, ओके, इतना टेम्परेचर उसके पास होती है। बट यहाँ पे देखिए कि भाई हमने जैसे ही यहाँ पे विस्फोट करवाया तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम तो ऐसे चले गए। हमको तो क्या करना था भाई? उसको कॉम्बिनेशन करना था। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कोई एक वेसल में पुट करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा वेसल है कि भाई 10⁷ डिग्री सेल्सियस करने से भी वो मीन्स के मेल्ट नहीं होगा? ऐसा कोई आपके पास वेसल अवेलेबल है? नहीं हो सकता है ऐसा कोई वेसल। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई आपके पास कोई वेसल ही अवेलेबल नहीं है कि भाई इसका टेम्परेचर हम जब 10⁻7 डिग्री करेंगे तब भी वो एक मीन्स के वेपराइज ना हो। ऐसा कोई आपके पास वेसल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा कोई वेसल आपको बनाना पड़ेगा। आप कैसे बनाएंगे कि भाई यहाँ पे आपने एक नॉर्थ पोल बना लिया और यहाँ पे एक आपका एक साउथ पोल अवेलेबल है। तो इन दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस हो गया? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मीन्स के एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो गई। यूनिफॉर्म में नहीं बोल सकता बट कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो गई। और कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो गई? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। ठीक है, ओके, तो उसके बीच में आपने चार्ज पार्टिकल्स को रख दिया। तो वो जो चार्ज पार्टिकल होगा तो वो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या करने लगेगा? हेलिकल पाथ में वो मूवमेंट करने लगेगा। ठीक है, वो हेलिकल पाथ का वो मूवमेंट करती है बट इससे वो बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, इससे वो बाहर नहीं जा पाएगी, वो इसमें मिस के कैद हो गई। ओके, तो इसमें कैद हो गए। ध्यान आप क्या करेंगे? उसमें एक विस्फोट करवाएंगे एक बॉम्ब का। तो वो दोनों का क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा और कॉम्बिनेशन होके वो हाइड्रोजन बॉम्ब बन जाएगा। वो जो वेसल आपने बनाया वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट से आपने बनाया, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? कि मैग्नेटिक बॉटलिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपने चार्ज पार्टिकल्स को एक मैग्नेटिक इफेक्ट में आपने पुट किया तो वो चार्ज पार्टिकल्स हेलिकल पाथ में इसके मूवमेंट करती है बट वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट से वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो क्या हो गया? उसमें वो स्टोरेज हो गया। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल स्टोरेज होती है हम उसको क्या बोल सकते हैं? कि वेसल बोल सकते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट से एक वेसल प्रोड्यूस हुआ है। इस वेसल को हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक बॉटलिंग। ठीक है, ये वाला फिनोमिना आपके मीन्स के एनसीईआरटी में नहीं है बट ये जो पिछले वाला कॉन्सेप्ट को आपका आपके समझ में आए इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक बॉटलिंग। तो मैग्नेटिक बॉटलिंग का क्या मीनिंग होता है कि मैंने आपको बताया कि भाई आपको हाइड्रोजन बॉम्ब बनानी है तो आपको दो हाइड्रोजन को कंबाइन करनी है। तो दो हाइड्रोजन को कंबाइन करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है 10⁷ टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10⁷ डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए। इतना टेम्परेचर किसका है? सन का टेम्परेचर है। ठीक है, ओके, तो इतना टेम्परेचर आप कब बना सकते हो? इसका सोर्स क्या है कि भाई आपको कोई एक बॉम्ब का विस्फोट करना पड़ेगा तो इसमें से जो गामा रे जनरेट होगी तो गामा रे के पास इतनी एनर्जी हो सकती है 10⁷ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, तो 10⁷ डिग्री मीन्स का हाइड्रोजन बॉम्ब कोई भी बॉम्ब का आप विस्फोट करवाएंगे तो वो दोनों हाइड्रोजन एटम आपका मिस के दूर चला जाएगा। तो आपको मिस के उसको कंबाइन करना तो आपके पास कोई एक ऐसा वेसल होना चाहिए कि भाई उसका टेम्परेचर 10⁷ डिग्री होने से लिए अपन वो उसका वेपराइजेशन ना हो। ठीक है, तो वेसल तो हम ऐसा हमारे पास अवेलेबल नहीं है बट हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? यहाँ पे एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन सी इफेक्ट? एक मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट। तो हमने क्या कर लिया? यहाँ पे हमने एक नॉर्थ पोल लगा दिया, एक हाई स्ट्रेंथ वाला नॉर्थ पोल। ठीक है, एक उसकी स्ट्रेंथ क्या थी? मैक्सिमम। देन आपने यहाँ पे हमने एक साउथ पोल लगा दिया, एक हाई स्ट्रेंथ वाला साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस होती है? नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जनरेट हुई, नॉर्थ टू साउथ ऐसे। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ मैंने यहाँ पे एक एरो भी इंडिकेट कर दिया ऐसे कि भाई नॉर्थ में से प्रोड्यूस होगी और साउथ में चली जाएगी। ओके, तो ऐसा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का नेचर हुआ। और इसमें आपने क्या रख दिया? एक चार्ज पार्टिकल्स रख दिया। लेकिन इसके आपने दो हाइड्रोजन एटम आपने यहाँ पे रख दिया तो दोनों हाइड्रोजन का टेम्परेचर देना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करवाते हो? उसमें एक विस्फोट करवाते हो और उसका टेम्परेचर हो जाता है 10⁷। और 10⁷ टेम्परेचर होने से उसका वाइब्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा तो वो कंबाइन होकर एक हाइड्रोजन बॉम्ब बन सकती है। ठीक है, और आपने देखा कि भाई वो जो चार्ज पार्टिकल थी वो चार्ज पार्टिकल ऐसे यहाँ पे एक हेलिकल मोशन में मोशन करने लगा। ठीक है, ओके,
तो देखिए वो यहाँ से एक मिस के शूट कर बाहर जाने के लिए चाहता है। ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मोशन कर रही है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट से बाहर जाना चाहता है, बट वो बाहर कैसे चला जाएगा? ओके, तो आपको एक बंद ओडे में पैक कर दिया है और आपको बाहर जाना है, तो आप कहाँ से बाहर जा सकते हो? एक विंडो में से बाहर जा सकते हो, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे वो क्या मिस के देखेगा कि कहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, कहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या है? कम। तो वो क्या करेगा? इसके सेंटर की तरफ वो आएगा, ठीक है। तो देखिए कि भाई ये जो पार्टिकल है ना, तो यहाँ पे तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो पार्टिकल यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो कहाँ पे जाना चाहता है? सेंटर की तरफ। तो ये पार्टिकल यहाँ से वापस मुड़ेगा और ऐसे वो सेंटर की तरफ जाता है, और सेंटर की तरफ आके और उसके पास इनर्शिया भी ज़्यादा हो गया, उसका पास मोशन ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया, इसलिए वो वापस कहाँ पे चला गया? एक हाई स्ट्रेंथ पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ कहाँ पे होती है? टूवर्ड्स द पोल। यहाँ पे नॉर्थ पोल के पास भी हाई स्ट्रेंथ है और साउथ पोल के पास भी हाई स्ट्रेंथ है, बट लो स्ट्रेंथ कहाँ पे है? एक सेंटर में लो स्ट्रेंथ है, बट वो सेंटर पे आएगा तब तक उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, तो वापस वो यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ पे आ जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वो कंटिन्यूसली क्या करेगा? मिसके रिवोल्यूशन करता रहेगा, बट इफेक्ट से वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। ओके, तो हमने उसको क्या कर दिया? ए मैग्नेटिक इफेक्ट्स में उसको हमने कैद कर लिया और वहाँ पे हमने यहाँ पे विस्फोट कर दिया। तो विस्फोट करने से उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है और एक हाइड्रोजन बॉम्ब हमको बन जाता है, ठीक है। ओके, तो उसका सेंटेंस हम लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये आपको एक मेंस के बेसिक आपका फंडा क्लियर हो, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, बट ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आपको याद रखना जरूरी है। आप एग्जांपल याद रख सकते हो, ठीक है, तब आपका फिजिक्स क्लियर होगा। ओके, देखिए मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई प्लाज्मा electron is removed and get positive charge at the ends. B strong, B is a strong. ओके, तो प्लाज्मा से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो के हमको क्या मिलता है? कि पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और पॉजिटिव चार्ज मीन्स के एट द एंड मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड इज अ वीक। एट द सेंटर बी इज अ वीक। ये दूसरा हमारा सेंटेंस हुआ कि भाई आपके मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मीन्स के हाई होती है? एट द एंड ऑफ द बी इज अ स्ट्रॉन्ग, एट द सेंटर द बी इज अ वीक। The charge move from the end to center because आपका चार्ज कहाँ पे मूव होगा? एंड टू सेंटर में आएगा, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है? कम है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ज मूव एंड टू सेंटर because they move from strong to weak. Weak field, but due to inertia, इसमें इनर्शिया आ जाएगा, मोशन इनर्शिया, ठीक है। ड्यू टू इनर्शिया मूव टू अदर एंड, वो इनर्शिया से वो एक अदर एंड में चली जाती है, अदर एंड रिटर्न टू सेंटर, ठीक है। ऐसे वो कंटिन्यूसली वो मोशन करता रहेगा कि भाई चार्ज मूव एंड टू सेंटर बिकॉज दे इज द मूव फ्रॉम द हाई स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड, बट ड्यू टू द इनर्शिया मूव टू अदर एंड रिटर्न टू सेंटर। ऐसे वो कंटिन्यूसली वो मोशन करके चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने यहाँ पे क्या कर लिया, उसको कैद कर लिया और एक बोतल जैसा है यहाँ पे फिनोमिना हो गया। देखिए कि वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ, बट वो बोतल में से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए हम उसको क्या नाम दे दिया? मैग्नेटिक बॉटलिंग, ठीक है। ओके।